सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं, यह एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो आज स्केलेटन सिस्टम पर हम बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न, कह रहा है कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, कह रहा है हीमोग्लोबिन है कि क्रिएटिन है कि कोलाजन है कि इम्यूनोग्लोबिन है। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है सी, ठीक है, कोलाजन। ठीक है, कोलाजन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां कैसी होती हैं? कह रहा अरेखित पेशी होती हैं कि अरेखित पेशी व रेखित पेशी दोनों होती हैं कि हृदय पेशी होती है कि केवल रेखित पेशी होती है। ऑल मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू बोन आर अनस्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइप्ड मसल एंड स्ट्राइप्ड मसल, कार्डियक मसल एंड ओनली स्ट्राइप्ड मसल। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसको आप भी बताइए, बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका राइट आंसर है ओनली स्ट्राइप्ड मसल। ठीक है, केवल रेखित पेशी होती हैं दोस्त, केवल रेखित पेशी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जंतु में 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, एक रेखित पेशी, दूसरी अरेखित पेशी और तीसरा हृदय पेशी। ठीक है, इनमें से केवल रेखित पेशियां ही अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अर्थात बोन से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अरेखित पेशियां कभी भी अस्थियों से नहीं जुड़ती हैं। जो अरेखित होती हैं, अनस्ट्राइप्ड होती हैं, कभी भी अस्थियों से नहीं जुड़ती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसकी अस्थि में हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है। किसकी अस्थि में हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है? हाइवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ, ठीक है, किसकी? कह रहा है कि फ्रॉग में, कि रेप्टाइल्स में, कि बर्ड में, कि मैमल्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है डी, मैमल्स में। किसमें? मैमल्स में। डी इज द राइट आंसर। देखिए, हाइवर्सियन तंत्र की उपस्थिति केवल स्तनधारियों जैसे मानव हो गया, खरगोश हो गया आदि की कॉम्पैक्ट अस्थियों का प्रारूपिक एक लक्षण है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है हाइवर्सियन अवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है। बताइए किसका लक्षण है? हाइवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है, किसकी व्यवस्था? कह रहा कि मेढक की है कि मुर्गे की है कि वैरनस की है कि खरगोश की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर तो बिल्कुल फटाक से बता दीजिए। अभी मैंने बताया कि केवल स्तनधारियों जैसे मानव और खरगोश, अभी मैंने बताया आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है? रैबिट। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एक बात आपको कहना चाहेंगे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है, चलिए देख लिया जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि पीत अस्थिमज्जा का कार्य है। पीत अस्थिमज्जा का कार्य क्या है? कह रहा आरबीसी का निर्माण है कि रक्त कोश का निर्माण है, ग्लाइकोजन संग्रहण है, वसा संग्रहण है। तो पीत अस्थिमज्जा द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो, फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ फैट। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? ठीक है, इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त डी, स्टोरेज ऑफ फैट का काम करता है येलो बोन मैरो। देखिए, मैं अगर बता दूं आपको कि अस्थिमज्जा कितने प्रकार की होती है, तो अस्थिमज्जा जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक लाल अस्थिमज्जा, कैसे, रेड जो है बोन मैरो होती है, और एक होती है येलो बोन मैरो। ठीक है, लाल और पीत अस्थिमज्जा। लाल अस्थिमज्जा का प्रमुख कार्य होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना होता है लाल अस्थिमज्जा का, जबकि पीत अस्थिमज्जा का कार्य वसा का संग्रहण करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्रोमियम प्रवर्ध भाग है। एक्रोमियम प्रवर्ध भाग किसका है? ठीक है, देखिए, कह रहा क्लेविकल अस्थि का है कि ह्यूमरस अस्थि का है कि स्कैपुला अस्थि का है कि श्रोणी मेखला का है। दोस्त आप लोग फटाफट एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, तेजी से शेयर कर दीजिए। जिससे मैंने कहा था कि मेरा जो टारगेट है, अगर लाइव में आप लोगों की संख्या 500 आ जाती है तो मैं बिल्कुल मैराथन क्लास शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने वो जो पेपर है, मॉडल पेपर है 125 प्रश्नों का मैंने तैयार कर रखा है। 500 मुझे इंतजार है, केवल 500 लाइव आने की। ठीक है, संख्या 500 लाइव आ जाएंगे आप लोग तो मैं तुरंत मैराथन क्लास स्टार्ट कर दूंगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक्रोमियम प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, क्लेविकल बोन, ह्यूमरस बोन, स्कैपुला बोन, पेल्विक गर्डिल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है स्कैपुला बोन। ठीक है, स्कैपुला
बोन इज द राइट आंसर, स्कैपुला बोन। देखिए जो एक्रोमियम प्रवर्ध होता है, एक्रोमियम प्रोसेस होता है, स्कैपुला अस्थि का ही भाग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या है। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन राइट आर्म ऑफ मैन। ठीक है, मैन के राइट आर्म में कितनी बोन्स होती है? कह रहा 28 होता है कि 30 होता है कि 32 होता है कि 34 होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितनी अस्थियां होती हैं? 30 अस्थियां होती हैं। ठीक है, 30 इसका सही उत्तर है। देखिए 30 में ह्यूमरस की संख्या 1 होती है, रेडियस अल्ना की संख्या 2 होती है, कार्पल्स की संख्या जो होती है 8 होती है। ठीक है, और मेटा कार्पल्स की संख्या 5 होती है, और जो फाइलेंगिस होती है उसकी संख्या 14 होती है। टोटल कितने हैं? ये 30 हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या है। मनुष्य के कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? कह रहा है 160, 80, 29, 23। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कूल, मानव की खोपड़िया में कितनी हड्डी होती है? कह रहा है 160, 80, 29, 23। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर देखिए बहुत बार आया है क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है सी, 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? कह रहा है मस्तिष्क मध्य स्तरीय है, कंकाल मध्य स्तरीय है, यकृत बाह्य स्तरीय है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ब्रेन इज मीजोडर्मल, स्केलेटन इज मीजोडर्मल, लीवर इज इक्टोडर्मल, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बता दीजिए फटाक से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर स्केलेटन ऑफ मीजोडर्मल, कंकाल का मध्य स्तरीय है, कंकाल का मध्य स्तरीय है। ठीक है, अब ये कैसे हम आपको बताते हैं कि जो मस्तिष्क और अन्य जो तंत्रिकी ऊतक होता है वह इक्टोडर्मल होता है, कंकाल तथा अन्य संयोजी जो ऊतक होता है, कंकाल तथा अन्य संयोजी ऊतक वो मध्य स्तरीय होता है। कैसा होता है? मध्य स्तरीय होता है। ठीक है, और जबकि यकृत जो होता है अंतः स्तरीय होता है, इंडोडर्मल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? कह रहा इंडोडर्म से, मीजोडर्म, इक्टोडर्म की इक्टोमीजोडर्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल सोच के बताइए, इसका कमेंट करिए। बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा दूसरे ग्रुप में, भाई एक ही ग्रुप में नहीं, दूसरे ग्रुपों में आप शेयर करिए ताकि संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए तो मज़ा आ जाए एक बार फिर से। ठीक है, कह रहा है इंडोडर्म, मीजोडर्म, इक्टोडर्म, इक्टोमीजोडर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है इक्टोडर्म। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? सी। मैं आपके लिए कहना चाहूँगा अपने हौसलों को कम नहीं होने देना है मेरे दोस्त। मैं आपको बार बार बताता हूँ, अपने प्रत्येक वीडियो में यही बात करता हूँ कि अपने हौसले को कम मत करिएगा, किसी से आप अपने आप को कम मत आंकिएगा। देखिए मंजिल आपको मिल के रहेगी, अगर ठान लिया तो जीत आपकी जरूर होगी। मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि गंध बनकर बिखर जाइए, गंध बनकर बिखर जाइए, दिल में सबके उतर जाइए, सर्वदा नाम रहे जिंदा आपका, कर्म कुछ ऐसा कर जाइए, कर्म कुछ ऐसा कर जाइए। प्यारे दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन कशेरुक ऊतक कोलाजन का अति उत्तम स्रोत है? ठीक है, कौन जो है कशेरुक ऊतक कोलाजन का अति उत्तम स्रोत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यू वुड बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलाजन? कह रहा है यकृत है, पेशी है, कंडरा है, तंत्रिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए फटाक से भैया, इसका उत्तर सही से आप देख लीजिए एक बार, अब बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, टेंडन। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है, टेंडन है, कंडरा। देखिए मैं इसके बारे में अगर बात करूं कंडरा के बारे में, तो कोलाजन मानव शरीर में आप जानते हैं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, और यह प्रोटीन, यह संपूर्ण प्रोटीन का 30% हमारे शरीर में होती है। ठीक है, अब कोलाजन 14 प्रकार के होते हैं, और जब कंडरा एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। कंडरा क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो अधिकांश रूप से श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक के बंडलों से बनता है, और इसका अधिकांश भाग कोलाजन प्रोटीन का ही होता है, और यह हस्तियों को कंकाली पेशियों से ही क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है ट्यूबरकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर। ठीक है, किसके भाग हैं, किसके सिरे के भाग हैं? कह रहा है कि वर्टिब्रा के, कि रिब्स के, कि रेडियोअल्ना का, कि टिबियो फिबुला का। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है बी, रिब्स का है। किसका है? रिब्स का है। ठीक है,
रिब्स इज द राइट आंसर। देखिए मैं आपको अगर बता दूं कि एक पसली के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं एक पसली के? दो भाग होते हैं। एक होता है कशेरुक भाग और दूसरा होता है उपरोस्थीय भाग। कशेरुक भाग को वर्टिब्रल पार्ट कहते हैं और उपरोस्थीय भाग को कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिब्रल पार्ट होता है यह भाग लंबा तथा अस्थीय होता है। इसके दो सिरे होते हैं, पहली 9 पसलियों में और ट्यूबर कुलर तथा कैपिटुलर, ठीक है। ये सिरे जो होते हैं वह अच्छी अर्थात थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा स्तनी में हनु निलंबन किस प्रकार का होता है? विच टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इज फाउंड इन मैमल्स? मैमल्स में किस प्रकार का जॉ सस्पेंस पाया जाता है? कह रहा है ऑटोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, क्रैनियोस्टाइलिक और हाइयोस्टाइलिक। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी, क्रैनियोस्टाइलिक इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम है। मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है सिम है। सिम का मतलब क्या है भाई? स्टेपीस, इनकस, मैलियस, ठीक है। और IMS है और MIS है, MSI है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन इन मिडिल ईयर ऑफ मैन इज। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसको भी आप फटाक से बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? मैलियस, इनकस और स्टेपीस, ठीक है। आप जानते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपीस। स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है। स्तनियों में सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? कह रहा है स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स इज। कह रहा है पटेला होता है कि स्टेपीस होता है कि एटलस होता है कि फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आप जान ही रहे हैं, इसका राइट आंसर है स्टेपीस, ठीक है। ये मत कहना कि सर इतने लेवल आप जो है बहुत जो है हल्का लेवल का है, क्वेश्चन बड़े सरल हैं, बहुत सस्ते हैं। तो सस्ते नहीं, जो आपको आ रहा है सस्ता लगता है, जो नहीं आ रहा है आपको बड़ा महंगा लगता है। तो थोड़ा सा आप समझिए, सस्ते महंगे तो हो ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग बिल्कुल ना आए। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कल रेखित पेशी तंतुओं में यम रेखा स्थित होती है। रेखित पेशी तंतुओं में यम रेखा स्थित होती है। कह रहा यम लाइन इन स्ट्राइप्ड मसल फाइबर इज लोकेटेड इन, ठीक है। कह रहा ए बैंड, आई बैंड, एच लाइन की जेड बैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर को आप बिल्कुल बता ही दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर जी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल जुटे रहिए भाई, फटाफट कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर है ए बैंड, ठीक है। ए बैंड होता है इसका राइट आंसर है क्या? ए बैंड। ए बैंड पर एम रेखा स्थित होती किस पर? ए बैंड पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, कह रहा है कि कशेरुकी नख व्युत्पन्न हैं। वर्टिब्रेट नेल्स जो नाखून नहीं होते हैं, कह रहा है उत्पन्न होते हैं किसके उत्पन्न है? डेरिवेटिव्स ऑफ वर्टिब्रेट नेल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। कह रहा है स्वच्छ स्तर के, अंकुरण स्तर के, कणीय स्तर के कि कण स्तर के। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसके राइट आंसर को आपको बता ही देना है। इसका राइट आंसर है जी बिल्कुल डी। डी इज द राइट आंसर, कण स्तर के, ठीक है। स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम कार्नियम इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? स्ट्रेटम कार्नियम, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है? अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हम आपको बता दें कि कशेरुकी जंतुओं में त्वचा के दो मुख्य स्तर होते हैं, एक इपीडर्मिस होता है और एक डर्मिस होता है, आप जानते हैं, ठीक है। इपीडर्मिस और डर्मिस। इपीडर्मिस स्तर 5 स्तरों में बटा होता है, जो बाहर से अंदर की ओर क्रमशः जैसे कण स्तर, स्वच्छ स्तर, ठीक है, और कणीय स्तर और स्पंजी स्तर तथा अंकुरण स्तर, ये स्तर होते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि पहला स्तर कौन सा? स्ट्रेटम कार्नियम है, स्ट्रेटम कार्नियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 18 नंबर का। कह रहा है कि स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? कह रहा है कि डर्मिस से हैं, कि मीजोडर्मिस से हैं, कि इपीडर्मिस से हैं, कि इंडोडर्मिस से हैं। किससे हैं? हेयर इन मैमल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ डर्मिस, मीजोडर्मिस, इपीडर्मिस, इंडोडर्मिस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इपीडर्मिस, ठीक है। इपीडर्मिस इज द राइट आंसर। इपीडर्मिस से व्युत्पन्न रचनाएं हैं कौन? स्तनियों में हेयर्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर। कह रहा है कि ओटोलिथ पाया जाता है। ओटोलिथ किस में पाया जाता है? कह रहा आमाशय में कि अंतःकरण में, अस्थिमज्जा में, यकृत में। ओटोलिथ आज प्रेजेंट इन स्टोमक, इंटरनल ईयर, बोन मैरो, लाइव, ठीक है, लीवर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ओटोलिथ से संबंधित इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, इंटरनल ईयर, अंतःकरण में होता है ओटोलिथ, ठीक है। अब देखिए है क्या, जो अंतःकरण में
इंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं भाई। इसी को जिन्हें क्या कहते हैं, ऑटोकोनिया या ओटोलिथ कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, ओटोलिथ या ऑटोकोनिया कहते हैं। ठीक है, जो अंतःकण में इंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये गुरुत्व यानी ग्रेविटी और एसिलरेशन के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम बांधता है। पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम बांधता है, किसको बांधता है, कह रहा एक्टिन की मायोसिन की ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन। ठीक है, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड टू, ठीक है, एक्टिन मायोसिन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन को बांधता है, इसका राइट आंसर है ट्रोपोनिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अपनी मनोबल को बढ़ाए, उसी स्तर पे लेवल पे हमेशा मेंटेन करने रहना है, क्योंकि हम आपको बता दें कि बिल्कुल अपने धैर्य को खोना नहीं है। देखिए आपके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो दोस्त उसी समय आपकी धैर्य कुशलता की परीक्षा होती है, उस समय कि कितनी आप धैर्यपूर्वक बेसब्री से आप अपने धैर्य को बांधे रखते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं। स्तन ग्रंथियां रूपांतरित किसकी हैं, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। ठीक है, किसकी रूपांतरित ग्रंथियां, कह रहा है कि कॉलमनर सेल्स का, इंडोक्राइन ग्लैंड का, सिबेसियस ग्लैंड का, स्वीट ग्लैंड का। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है स्वीट ग्लैंड की रूपांतरित हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथियों की रूपांतरण है स्तन ग्रंथियां, क्योंकि जानते हैं श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से ही स्तन ग्रंथि का विकास निर्माण होता है। स्तन ग्रंथि एक प्रकार की रूपांतरित एपोक्राइन श्वेत ग्रंथियां होती हैं। इनमें स्रावित उत्पाद अर्थात दुग्ध सर्वप्रथम इसके कोशिका के अग्रभाग में एकत्र होता है और यह भाग इस कोशिका से पृथक हो जाता है और स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियां त्वचा की डर्मिस की गहराई से में ही स्थित होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कह रहा है विच एनिमल टिश्यू इज एसोसिएटेड विथ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी कह रहा है कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है, कौन सा जंतु ऊतक विसरण और निस्यंदन से संबंधित है, ऐसा कह रहा है कि सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लचीली उपास्थि दिखाई देती है। लचीली उपास्थि कहाँ दिखाई देती है, कह रहा है पादास्थियों में, स्तनियों के कर्णपल्लवों में, बुढ़े मेढक के प्यूबिस में, श्वास नालों में। ठीक है, कहाँ होती है, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इस 23 नंबर का, ये देख लीजिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसका राइट आंसर है स्तनियों के कर्णपल्लवों में, पिन्नी ऑफ मैमल्स। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है। कह रहा लिपिड होता है कि प्रोटीन होता है कि लाइपोप्रोटीन होता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी क्या होता है। केमिकली इन एंटीबॉडी इज, कह रहा लिपिड, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, जी बिल्कुल बताइए। इसका राइट आंसर है बी, प्रोटीन होता है। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक रूप से एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है। इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, जिसमें से 2 हल्की तथा 2 भारी श्रृंखला होती है और यह डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं। लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान कह रहा क्या बनता है, कि साइट्रिक अम्ल बनता है कि पारुविक अम्ल बनता है कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है कि लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। जब थकान उकान लगती है, समझ रहे हैं, तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं और यह मुख्यतः पेशी ऊतकों में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही होता है। और इस प्रक्रिया को कोरी साइकिल द्वारा समझा जा सकता है। किस साइकिल द्वारा, कोरी साइकिल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कह रहा है
पसलियां होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन, किसमें फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं? क्या मछलियों में, स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचर में। फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन फिशेस, मैमल्स, बर्ड, एम्फीबिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है मैमल्स में। किसमें? स्तनधारियों में होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, स्तनधारियों में होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया बी। देखिए, स्तनधारियों में पसलियों की अंतिम कुछ जोड़ियां फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। इनका अग्रसिरा कहीं पर जुड़ा नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अब मनुष्य में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, जिनमें से 11वीं तथा 12वीं जोड़ी की पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियां क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। खरगोश की एटलस कशेरुका का लक्षण है। खरगोश की एटलस कशेरुका का लक्षण क्या है? कह रहा है सेंट्रम की अनुपस्थिति, और कह रहा है प्रीजाइगोफाइसिस की अनुपस्थिति, और कह रहा है कि पोस्ट जाइगोफाइसिस की अनुपस्थिति, उपर्युक्त सभी लक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त उपर्युक्त सभी लक्षण। ठीक है, उपर्युक्त सभी लक्षण, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को भी देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है स्तनधारियों के कर्ण में स्केला वेस्टिब्यूलाई तथा स्केला मीडिया को पृथक करने वाली कला युक्त संरचना है। कह रहा है टेक्टोरियल कला है कि ओटोलिथ कला है कि रिसनर कला है कि बेसिलर कला है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसके राइट आंसर को तो बिल्कुल बताना ही है, क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन क्या है? सी है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, स्तनधारियों के अंतःकरण के जो कॉकलिया भाग होता है उसमें 3 कक्ष होते हैं, जिन्हें स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी कहते हैं। ठीक है, स्केला टिम्पैनी कहते हैं। स्केला मीडिया तथा वेस्टिबुलाई के बीच की कला को रिसनल कला, जबकि स्केला मीडिया व स्केला टिम्पैनी के बीच की कला को बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 कह रहा है कि एग्नैथा के अंतःकरण में अर्धवृत्ताकार कुल्याओं की संख्या है। कह रहा है कि केवल कितनी होती है? 1 होती है कि 2 होती है कि 3 कि इनमें से कोई नहीं? इनर ईयर ऑफ एग्नैथा है ओनली। ठीक है, 1 सेमीकुलर कैनाल, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी होती है। कह रहा है इलियम होती है कि कोराकॉइड होती है कि प्यूबिस होती है कि स्कैपुला होता है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है डी, स्कैपुला होता है। कौन होता है? स्कैपुला इज द राइट आंसर। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको देखने से पहले फिर से हम आपको कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, कभी भी आप निराश नहीं होइएगा। निराश नहीं होइएगा। जिस समय निराशा होने लगती है समझिए कि सफलता आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। प्यारे दोस्तों चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है अंतर्निर्वेशित डिस्क पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, अंतर्निर्वेशित डिस्क किस में पाए जाते हैं? कह रहा है अंतरंग पेशी में, कंकाल पेशी में, हृदय पेशी में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कार्डियक मसल में होते हैं, हृदय पेशी में होते हैं। किस में होते हैं? हृदय पेशी में। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे मेरे दोस्त? चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको कि यह डिस्क हृदय पेशियों को आपस में बांधे रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कह रहा किस अंग के पेशी तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं? किस अंग के पेशी तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं? कह रहा हृदय की, मूत्राशय की, आमाशय की, पाद। ठीक है, कह रहा है कि हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, स्टोमक, लिम्ब। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लिम्ब। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है लिम्ब अर्थात पादों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस्चियोप्यूबिक सिम्फाइसिस किसके श्रोण मेखला में पाया जाता है? इस्चियोप्यूबिस सिम्फाइसिस किसके श्रोण मेखला में पाया जाता है? कह रहा खरगोश के कि मेढक के कि छिपकली के, उड़न मछली के? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जी बिल्कुल कमेंट करिए भाई, आप लोग फटाफट कमेंट करिए और इसी तरीके से इनको नोट भी कर लीजिए। इसका राइट आंसर है सी, लिजार्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है लिजार्ड। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि रेने या मिशनर की कणिकाएं संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि रेने या मिशनर की कणिकाएं संबंधित है। रेने और मिशनर कॉर्पसेल्स एसोसिएटेड विथ, कह रहा है किससे संबंधित, हेमोपोरिडिया, मिक्सोपोरिडिया, लोसिडिया, सार्कोस्पोरिडिया। तो इसका संबंध किससे है यह बताना है आपको। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है सार्कोस्पोरिडिया। ठीक है, सार्कोस्पोरिडिया इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को देखते हैं। कह रहा किसके अस्थिभवन से सिस्मॉइड अस्थि बनती है। किसके अस्थिभवन से सिस्मॉइड अस्थि बनती है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाक से लाइक करिए, पहले आप लोग भाई लाइक करिए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, तभी तो कुछ ना होगा, है ना। अब आप लोग नाराज से होने लगते हैं, समझ रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है, तब मजा आएगा। कह रहा किसके अस्थिभवन में सिस्मॉइड अस्थि बनती है। स्नायु, उपास्थि, वसीयुता, कंट्राई सबका है। इसको देखिए, कह रहा है सीसामॉइड बोन इज फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ। ठीक है, कह रहा है लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू और टेंडॉन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, टेंडॉन्स। ठीक है, क्या है, टेंडॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कंडरा के अस्थि विकास निर्मित अस्थि को कहते हैं। कला अस्थि, सिस्मॉइड अस्थि, त्वचीय अस्थि, उपास्थि। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बोन फॉर्म्ड बाई ओसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बोन, सिस्मॉइड बोन्स, डर्मल बोन, कार्टिलेज। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है बी, सीसामॉइड बोन। ठीक है, सीसामॉइड बोन इज द राइट आंसर। ठीक है, सीसामॉइड बोन। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर का कह रहा है किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती। कह रहा है किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती किस में, आइसोटोनिक संकुचन में कि आइसोमेट्रिक संकुचन में, टिटैनिक संकुचन में, तीव्र संकुचन में। ठीक है, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन, आइसोमेट्रिक कंसंट्रेशन, टिटैनिक कंसंट्रेशन, रैपिड कंसंट्रेशन। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त आइसोमेट्रिक कंसंट्रेशन। आइसोमेट्रिक कंसंट्रेशन, आइसोमेट्रिक संकुचन में इसकी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि एक कंदी करोटी पाया जाता है, मतलब कह रहा है मोनोकंडाइलिक स्कूल इज फाउंड इन, कह रहा है रानाटिग्रीना में कि कैलोटिस में कि ऑरिक्टोलाइगस में कि एलिफस में। ठीक है, किस में होता है भाई, इसको आपको बताना है, बिल्कुल छोड़ेंगे तो है ही नहीं इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है कैलोटिस में। ठीक है, कैलोटिस में, बी इज द राइट आंसर। देखिए कैलोटिस क्या है, एक सरीसृप है, क्या है ये, गार्डन लिजार्ड इसको कहते हैं, गार्डन लिजार्ड। ठीक है, इसको कहते हैं कैलोटिस, एक सरीसृप है। और सरीसृप पक्षियों और मछलियों के खोपड़िया में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिक होता है। ठीक है, अतः एक जो है मोनोकंडाइलिक युक्त होते हैं, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, मोनोकंडाइलिक युक्त होते हैं। एम्फीबिया व स्तनधारी के खोपड़ी जो स्कूल होते हैं उसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डाइकंडाइलिक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुकेंद्रिक कोशा को कहते हैं, बहुकेंद्रिक कोशा को क्या कहते हैं, कह रहा है थैलस कहते हैं कि सिनोबियम कहते हैं, सिनकाइट्रियम कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। बताइए बहुकेंद्र की अवस्था को क्या कहेंगे भाई, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है सिनोसिटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। ठीक है, सिनोसिटिक, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक शब्द कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि सफलता आपको लेनी है, मेहनत आपको करनी है, दूसरों के ऊपर नहीं। कहना चाहेंगे कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं कर रखता, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, आपको ही मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता आपको लेनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए जरा, कह रहा है कि पीसीतांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। बताइए, कह रहा 3 को कि 6 को कि 9 को कि 12 को। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या है बता दीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जी बिल्कुल 6, बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है, बी। ठीक है दोस्त, चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नए लेक्चर को लेकर, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।